मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हुई है। एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसे आज मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके पहले भी मैंने एक सेट सॉल्व करवा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है उसे भी जाके देख सकते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन यह है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर की बात की जाए तो यह मुंबई है, जिसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या स्थित है। अगर स्टेट में देखा जाए तो किस स्टेट में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो यूपी है। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या है। और सबसे कम देखा जाए तो कम सिक्किम में है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगर ये देखा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1972 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और नियमित रूप से जनगणना देखा जाए तो कब शुरू हुई थी, तो नियमित रूप से जो जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि साबिक क्वासिओरकर रोग से पीड़ित है। यह निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, तो क्वासिओरकर रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसमें बच्चों के हाथ पैर सूज जाते हैं, जिसमें सूजन आ जाता है उनके हाथ पैर में। अगर प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी देखा जाए तो मैरास्मस होती है। मैरास्मस में क्या होता है कि बच्चों का वजन जो होता है अचानक से कम होने लगता है और उनके मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित मौर्य शासक में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था, जो 261 में हुआ था। अगर ये देखा जाए कि अशोक राजगद्दी पर कब बैठा, तो अशोक राजगद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अगर यह देखा जाए कि कलिंग युद्ध किस शिलालेख में है, तो कलिंग युद्ध का जो विवरण मिलता है वह 13वां शिलालेख में मिलता है। अगर चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा चौथा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्णतया आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो अगर कोरोमंडल तट देखा जाए, उत्कल तट देखा जाए और तमिलनाडु तट देखा जाए तो यह भारत के पूर्वीय तट रेखा के क्षेत्रीय नाम है। यहाँ पर अगर हम पश्चिमी तट रेखा के क्षेत्रीय नाम की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा काठियावाड़ तट, जो गुजरात से लेके दमन के बीच में होता है। दूसरा आता है कोंकण तट, जो दमन से लेके गोवा के बीच में होता है। और किनारी तट आता है, जो गोवा से कर्नाटक के बीच होता है। और मालाबार तट देखा जाए तो मालाबार तट कर्नाटक से केरल के बीच में होता है। और हमारा आंसर मालाबार तट हो जाएगा। यह मालाबार तट पूर्वी तट का भाग नहीं बल्कि पश्चिमी तट का भाग है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया था। तो अगर ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात की जाए तो यह एक पेंशन योजना है, जिसे फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। इसमें जो हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं या मजदूर वर्ग हैं उनके लिए पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। 18 साल से लेके 40 वर्ष के असंगठित लोग इसमें कुछ पैसे जमा करेंगे और उन्हें 60 साल के बाद वह पेंशन के रूप में मिलेगा। तो यह जो हमारी योजना है ये डोनेट ए पेंशन पहल के तहत है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो अगर कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों की बात की जाए तो यह भारत में एयर इंडिया है, जिसके तहत यह है।
रीता गिद्धा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा नृत्य जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। अगर पंजाब के कुछ और नृत्य देखा जाए तो हमारा गिद्धा है, भांगड़ा है, धमाल है, धूमल है, कीकली है, जागोतीजन और बियाहुला गिद्धा है। ये सारे नृत्य पंजाब राज्य से संबंधित है। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 की विजेता टीम कौन थी? तो यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 की विजेता टीम इटली थी। भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, तो देखा जाए तो जो भारत की पूर्वी सीमा है या पूर्वी राज्य है, उनकी जो सीमा होती है वो म्यांमार से लगती है। जो हमारे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, इनकी सीमा म्यांमार से लगती है। अगर उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में नेपाल से, भूटान से और चीन से लगती है। और पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में लगती है पाकिस्तान से, और उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो यह अफगानिस्तान से लगती है। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया था? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार AR रहमान को दिया गया था। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो यह औद्योगिक विवाद अधिनियम है जो विनियमित करता है। नम्रता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने सेल के जो 3 प्रकार होते हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अगर हम उदाहरण की बात देखें तो जो हमारा पहला या जो हमारे चट्टान का एक नाम होता है वो आग्नेय चट्टान होता है, जिसे हम इग्निशियस चट्टान भी कहते हैं। अगर इसके उदाहरण को देखा जाए तो यह ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, ग्रेवो हो जाएगा, डायोराइट हो जाएगा। फिर हमारा अवसादी चट्टान है जिसे सेडिमेंट्री चट्टान भी कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो यह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर हो जाएगा। और तीसरा हमारा रूपांतरित चट्टान आता है जिसे मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। इसका उदाहरण देखा जाए तो क्वार्टजाइट हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर तीसरा संगमरमर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? तो अगर तुगलक वंश देखा जाए तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और इनके पुत्र जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सिंहासन पर फिरोज शाह तुगलक बैठे थे, लेकिन रुकनुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का शासक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो राजस्थान में बूदी उत्सव मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है, और माथो नारंग यह लद्दाख में मनाया जाता है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो पैदल मार्ग मेधी कहलाता है। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो जीवमंडल जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव करवाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके द्वारा हम लोग वोट करते हैं या जिसके द्वारा चुनाव को संपन्न कराया जाता है। अगर NaCl का रासायनिक नाम देखा जाए तो NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम NaCl का सोडियम क्लोराइड होता है।
भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट की सीमा क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो आयकर छूट सीमा है वो 2.5 लाख तक के रुपए पर है, जहां 2.5 लाख रुपए तक आय कर देने से सभी को छुटकारा मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 14 जो होता है वो समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है। अगर 60 देखा जाए तो 60 में राष्ट्रपति का शपथ होता है, और 42 अनुच्छेद 42 देखा जाए तो इसमें मैटरनिटी फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाता है। अनुच्छेद 30 देखा जाए तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक को अपने धार्मिक आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का प्रावधान है। FIDE FIDE 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो FIDE ओलंपिक चैंपियनशिप हो चुका है और इसका आयोजन चेन्नई में करवाया गया था। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाडी को जीवित करने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो राजू कनक को गुसाडी को जीवित करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर पंडित बिरजू महाराज को देखा जाए तो यह कथक से संबंधित है। श्रीमद शंकर देव को देखा जाए तो ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को जीवित किए हैं या उसके संस्थापक हैं राम सहाय पांडे। यह बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राय नृत्य से संबंधित है, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? तो धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है। एक नाट्य में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया है? तो यह नारा लोकमान्य तिलक ने दिया है, जिन्होंने दो अखबार भी प्रकाशित किए थे, जिनका नाम था मराठा दर्पण जो इंग्लिश में था और केसरी जो मराठी में था। इन्हें अशांति का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास गोरा की रचना की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा हमार सोनार बांग्ला और जनगण मन अधिनायक जय हो की भी रचना की गई थी। थैंक यू। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।